आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और वेलकम इस डिस्कशन और इंटरव्यू में एंड आई वेलकम यू ऑन दिस इवेंट। बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं मैम को बताना चाहूँगा कि एक बार एक वर्कशॉप में मैं गया तो केरला में थी। 15 मिनट की वर्कशॉप थी। वो 15 मिनट की वर्कशॉप 1 घंटे तक चली। वो बहुत मज़ा आया। मैं बहुत बोल रहा था, खूब बोल रहा था। बच्चे खूब इन्जॉय कर रहे थे। बच्चों की आंखें ऐसे एकदम बड़ी बड़ी थी। तो 1 घंटे बाद जब वर्कशॉप फिनिश हुई थी, मैंने उन बच्चों से पूछा, मैंने कहा कोई सवाल है? तो कोई भी बच्चा खड़ा नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कोई सवाल है? कोई बच्चा खड़ा नहीं हुआ। मैंने एक बच्चे को खड़ा किया कि आप सवाल करें। बच्चा खड़ा होकर बोलता, सर हमें हिंदी नहीं आती। मुझे पता चला कि उस पूरे सेशन में किसी को भी हिंदी नहीं आती। तो मैंने बोला 1 घंटे से बच्चे क्या समझ रहे थे? टीचर से पूछा तो बच्चों को ये लग रहा था कि मैं कोई जादू बताने वाला हूँ। एक बार और ऐसे ही मामला हुआ कि एक बार लेडीज़ का प्रोग्राम था। उसके अंदर बड़ी सब सिर्फ लेडीज़ थी। सिर्फ मुझे बुलाया और मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने इंग्लिश में कहा कि हम सबसे पहले स्टेज पे उन्हें बुलाना चाहेंगे जिन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया। वाजी साहब से पहले उन्हें बुलाना चाहेंगे कि जिन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया और कैसे परवरिश करी, ये सब बताएंगी वो। तो वो स्टेज पे तशरीफ ले आए और स्टेज पे मैं चला गया। अब पब्लिक बहुत हंसने लगी। मैंने माइक लिया और मैंने माइक लेके कहा कि देखिए, कम पढ़े लिखे होने का ये नुकसान है कि मैं स्टेज पे आ गया। और मैंने कहा देखो, कम पढ़े लिखे होने का ये फ़ायदा है कि आज मैं स्टेज पे आ गया। कभी एक कहते हैं ना, एक छोटे मोटे बिल्कुल ही मामूली आर्टिस्ट को जब ऐसे आर्टिस्ट के साथ बात करने का मौका मिलता है तो वो एक बटरफ्लाइज इन स्टमक, एक्साइटमेंट एक नेक्स्ट लेवल की है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है वाजिद जी, एज ए स्मॉल आर्टिस्ट, कि जैसे वो आप जो लाइन कहते हैं, वो होता है ना कि कचरे में खजाना देखने वाला ही देख सकता है। जिसके अंदर वो खजाना देखने की नज़र होती है वही देख सकता है। तो आप इस आर्ट में कैसे आए? हाउ डिड यू एक्चुअली स्टार्ट? मतलब कैसे शुरुआत हुई आपकी इससे? सबसे पहले मैम ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि वो एक छोटी आर्टिस्ट हैं। सुकरात कहते हैं कि जब कोई इंसान अपने आप को छोटा कहने शुरू कर दे, समझ जाना कि वो बहुत बड़ा हो चुका है। तो ये तरीका मैं फॉलो करता हूँ। मगर मैं जब घर पे जाता हूँ तो डबल फॉलो करता हूँ। कि घर पे मेरी वाइफ होती हैं और हर रोज़ उनकी एक कोई कहानी होती है। तो मैं घर पे जाके इसे दोबारा फॉलो करता हूँ। मैम, आपने जो बात कही तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एजुकेशन जो है 5th क्लास तक है। मैं 5वीं तक ही पढ़ा हूँ। और देखिए, हम सच बताऊँ मैं तो हम 2 तरह की ज़िंदगी जीते हैं। एक वो जो सोसाइटी चाहती और एक वो जो आप चाहते हैं। और ये दोनों लड़ाई मैंने अपने एक आर्ट वर्क में बताई है कि एक तरफ मैंने ब्रेन बनाया और एक तरफ दिल बनाया और दोनों के बीच में सीढ़ियाँ बनाई और उसकी जो जो वो रहती वो सब तोड़ दी। बहुत छोटा सा फासला होता मगर तमाम उम्र निकल जाती है। हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या, हम चाहते क्या है। ये फासला आप ख़त्म कर दें। मैं बचपन में समझ गया था कि मैं पढ़ तो नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो सिस्टम था पढ़ाने का वो एजुकेटेड कर सकता था मुझे, और मैं एजुकेटेड नहीं होना चाहता हूँ, मैं लिटरेट होना चाहता हूँ। मैं जिस सोसाइटी, जिस गांव से, जिस कल्चर से मैं आता हूँ वो बहुत बेहद खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है। मगर उनकी अपनी दुनिया है। वो चाहते हैं हवा भी उसी गति से चले जिस गति से वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पत्ते भी उतने ही हिलें जितना वो हिलाना चाहते हैं। और कलाकार जो होता है, मैं कलाकार की डेफिनेशन बताऊँ तो इसे अरबी में मुसव्विर कहते हैं और तस्वुर कहते हैं सोचने वाले को, और तस्वीर बनाने वाले को। तो हम मुसव्विर हैं। एक वर्ड है खुदा, आपने सबने सुना होगा, और एक वर्ड है खुद। हम कहते हैं खुद से उसने ये काम किया, खुद से उसने ये गलती करी। तो खुदा ने हमें खुद वाली कुव्वत दी है, हम खुद से कुछ भी कर सकते हैं। और जो हम राइटर और कलाकार हैं, ये खुद वाली कुव्वत हमें बहुत दी है। हम किसी कैरेक्टर की नाक बड़ी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं, मार सकते हैं, फिल्म में उसे कोई भी रोल दे सकते हैं। तो खुदा ने हमें खुद वाली कुव्वत दी है। तो हमें डिसाइड करना होगा कि उस खुद वाली कुव्वत से हम खुद क्या कर सकते हैं। तो वो कुछ कहानियाँ होती हैं जिसमें हमें पता चलता है कि अच्छा, अभी तो हम इन्हें वर्ल्ड स्टेज पे देख रहे हैं,
पर ये पहले कहाँ थे, ये यहाँ पहुँचे कैसे, या इस जगह पे पहुँचने के पहले ये थे कहाँ? तो वो कहानी आप बताइए कि कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? बहुत बढ़िया। इत्तेफाक की बात है कि मुझे यहाँ पे जब मैं आ रहा था तो धीरे से एक पीछे से आवाज़ आई, वाजिद भाई। मैंने पलट के देखा, मैंने कहा हुसैन साहब आप? तो हुसैन साहब हाथ खड़ा करें पहले, तो हुसैन साहब कहाँ हैं? ये हुसैन साहब हैं, ये इंदौर पत्रकार थे आज से कुछ साल पहले। जब मेरा स्ट्रगल का बिल्कुल बुरा, मतलब जो सबसे बेस्ट दौर था, दुनियाई एतबार से बुरा था, उस दौर में साहब ने मेरा पहला आर्टिकल किया। तो मेरा एजुकेशन 5th तक था, घर से निकल गया, पुराने कपड़े खरीदना, पुराने कपड़े बेचना, उससे पैसे जमा होते, उससे रोबोट्स बना था। रोबोट्स बहुत बनाए मैंने, बहुत मज़ा आता था, मगर कामयाबी नहीं मिली। अच्छा, मैं रिस्पेक्ट चाहता था, मैं चाहता था मेरी फैमिली मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी सोसाइटी, मेरा जो गांव है वो मेरी रिस्पेक्ट करे, और उनकी निगाह में मैं पागल था। अच्छा, आज समझ में आया कि वो बहुत अक्लमंद थे। बचपन में ही समझ गया कि मैं पागल, कलाकार तो वैसे ही पागल होता है। तो मैं तो उनकी तारीफ करता हूँ क्या। तो ये सफ़रनामा जो था, जब फुटपाथ, फिर आर्ट बनाना शुरू किया, रोबोट्स बनाना शुरू किया, रोबोट्स में कामयाब नहीं हुआ। मुझे किसी ने मशवरा दिया कि मैं रग्बी खेलने लग जाऊं। तो मैंने अपने सोचा कि मेरे मामू और भाई और सब 6-6.5 फीट के हैं, कोई 6.75 फीट का, ये गेम अपने लिए सही है। मगर मैं भूल गया कि इस खेल के लिए ग़िज़ा चाहिए, मतलब खाना चाहिए, वो तो था नहीं मेरे पास। अब मैंने वो खेलना शुरू किया, उसके अंदर एक एक्सीडेंट हुआ, मेरी पसलियाँ ख़राब हो गई। उन्होंने बोला कि अब तुम ये रग्बी कभी नहीं खेल सकते हो। अच्छा, इस दरमियान में बहुत सारे काम कर चुका था, टेम्पो भी चला है, होटल पे भी काम किया, रेस्टोरेंट भी काम किया, जॉइंट पिलिया भी होता था, बहुत सारी कहानियाँ थी। अब इस बीच में जाता था तो हमारे इस सोसाइटी में एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, बड़े अक्लमंद लोगों का सिस्टम है। कोई ज़हनी तौर पे अननॉर्मल है, मतलब जिसे पागल कहते हैं, अगर वो रोड से गुजर रहा है तो आपकी सोसाइटी के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो पत्थर मारना शुरू कर देंगे। आप नोटिस करना, आपने देखा होगा, उसे कमेंट पास करना शुरू कर देंगे। ये दोनों साइकोलॉजी में बचपन में समझता था कि असल पूछो पागल कौन है। हम सारा ड्रामा करते हैं, हम देश प्रेम का ड्रामा करते हैं, हम धर्म का ड्रामा करते हैं, हमें एक कंटेंट दिखाया जाता है जिस पर हम यकीन कर लेते हैं। यकीन मानिएगा, जिस दिन हम हमारे मुल्क से प्यार करने लग जाएंगे ना, उस दिन ये दुनिया का सबसे बेस्ट मुल्क होगा। हम बेईमान हैं। ये भी मुझे एहसास बाहर जाके हुआ जब मैंने देखा कि वो लोग अपने देश के लिए कितने ईमानदार हैं। बहरहाल आपका सवाल भूल गया, सवाल क्या था? मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ। पहले बैक स्टेज हमारी जब बात हो रही थी, आपने कहा 3 साल मैंने फुटपाथ पे काटे हैं जी। वो सफ़र कैसा रहा, और कितनी मुश्किलें आई, और तब भी क्या आपने आर्ट का साथ छोड़ दिया था कि आप आर्ट पे ही आपका फोकस था उस समय? मैं फुटपाथ पे बिल्कुल परेशान नहीं था, और ना ही मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, कसम खुदा की मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। देखिए, हालात जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप उसमें जीना सीखें और जीना सिखाएं। आप चाहते हैं कि आपके लिए एसी लगा दिया जाए, आप चाहते हैं कि आपको कीले दे दी जाए, आप चाहते हैं कि कीले हैमर कर दी जाए, आप चाहते हैं कि आपका स्पीच भी कोई और दे दे, आप चाहते हैं पानी, मतलब आप पानी भी कोई और पिला दे। तो मेरी निगाह में ये जो डेफिनेशन है, ये है कोमा में जाने वाली। आपको अपने आप को हर हालात में खुश रखना, मतलब एक वर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखा होगा। मैं आपको यकीन मानना, मैं आपको कुछ स्टोरियाँ सुनाऊँ कि मैं जब मैं इंदौर में आया तो मैं शायद पहली रात थी, 4-1 बजे का वक्त था, मैं स्टेशन पे सो रहा था, एक लड़का और मेरे साथ आया था, वो सुबह चला गया। तो मैं जब सो रहे थे तो बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही थी। मैंने बोला यार नींद तो यहाँ भी आ जाती, बस मच्छर काटते हैं, इसका कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो न्यूज़पेपर का आइडिया किया कि न्यूज़पेपर को लगा के वो कर लेंगे। अगले दिन मैं एक होटल पे पहुँच गया, बहुत बेतकल्लुफ़। मैंने बोला आपके यहाँ खाना बचता है? बोले हाँ बचता। क्या करते हैं? बोले फेंक देते हैं। मैंने कहा वो मुझे दे दिया कर, मैं खा लूँगा। वो होटल वाला मुझे खाने देने लग गया। मैंने बोला यही तो दोनों चाहिए, इसके बाद तो अपन दुनिया जीत लेंगे, और अगर ये भी नहीं कर पाए फिर तो अपनी ज़िंदगी ख़राब है। मेरा मानना है कि इंसान को 2 चीज़ चाहिए बस, खाना ग़िज़ा प्रॉपर हो और उसकी नींद हो, बाकी तो हर हालात में कर सकता है। इत्तेफाक की बात है कि मुझे एक साहब मिल गए, उन साहब ने बोला कि उनके यहाँ पे बकरियां हैं बहुत सारी, एक कमरे के अंदर उनकी बकरियां हैं, तो रात में उन्हें चौकीदार चाहिए, तो वहीं सो जाना और वहीं रहना। तो मैंने बोला बस मुझे तो रहने के लिए जगह चाहिए। तो वो जो टीन शेड था उसके अंदर में रहता था,
एक तख्त था, उस तख्त को हम अंदर ले आए ताकि तख्त के नीचे मैं सो जाता था। फिर एक पास में एक महाराष्ट्र के आई और एक काका थे, वो दोनों देखते थे, तो वो दोनों खाना बनाते थे, तो कभी कभी वो खाना मुझे दे देते थे और वहाँ से 1 किलो का आर्ट वर्क बनना शुरू हुआ। 3 साल 2002 में शुरू किया, तकरीबन 2007 के अंदर पहला आर्ट मुकम्मल हुआ और 2010 के अंदर लॉन्च हुआ। ये सबसे लंबा वक्त था, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा खुद से कि आप में सब्र की इंतहा होना चाहिए। तो मेरे में इतना सब्र था और 2010 के अंदर मेरी शादी के 3 महीने बाद पहला आर्ट वर्क मेरा बिका। वो भी मेरी बेगम ने कहा, अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात, शादी हो गई मेरी। शादी में मैंने मेरी बेगम को नहीं देखा, हमारी खैर बहरहाल शादी हो गई, सब हो गया। अब शादी में मैं तो पूरी उसमें सफ़र में ये कि मुझे अपनी बेगम को देखना है ना। अब मैं बात कहूँ तो किससे कहूँ, और रोड बड़े ख़राब थे। अब मैं हर बार बहाना बनाऊँ तो वो ड्राइवर बोले कि नहीं साहब वहीं चल के रुकेंगे। मैंने कहा ठीक है साहब। घर चले गए हम। अब बहरहाल मैंने अपनी बेगम को देखा। अब मेरी बेगम को अब मैंने डिसाइड कर लिया था, बहुत झूठ बोला, आज झूठ नहीं बोलेंगे, आज सच बताएंगे। मेरी बेगम का अगला सवाल कि आप करते क्या हैं, नहीं आपने पढ़ाई कहाँ तक की, तो क्योंकि वो मेरी ज़ुबान से समझ गई थी कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने बोला यार पूरी ज़िंदगी बोलते रहे ग्रेजुएशन किया हुआ, ग्रेजुएशन किया हुआ। मैंने उनसे बोल दिया, मैंने 5th फेल हूँ बस। बहरहाल मेरी बेगम को आर्ट दिखाया, उन्होंने बोला यार तुम बहुत आगे जाओगे और अब हमें, ये वर्ड थे उनकी, अब हमें आर्ट ही करना है। बस मैंने बोला ठीक है। अब वो अगला सवाल पूछते हैं उससे पहले मैंने बता दिया, मैंने कहा सर मेरे पास 5,000 रुपये हैं, वो भी अभी यहाँ शादी में बचे हैं मेरे पास, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। तो फिर उसके बाद एक बड़ा लंबा सफ़र था और मेरी बेगम ने उसमें साथ दिया। पहली पेंटिंग माशाल्लाह बड़ी कीमत में बिकी, फिर दूसरी बिकी, फिर आर्ट बिकती रही और पैसा आया। मैं आपका एक वीडियो देख रही थी जिसने आपने कहा कि एक टाइम था जब आर्ट से काफ़ी पैसे आने लगे थे और आपको वो लाइफ बड़ी अच्छी लगने लगी थी, और फिर एक और टर्निंग पॉइंट आया उसके बाद। उस टर्निंग पॉइंट के बारे में बताइए। अरे बहुत अच्छा, मैं डर रहा था कहीं ऐसा नहीं कि आप ही उसका जवाब दे दें। तो देखिए मैं आपको सबको शायद आपने फील किया हो नहीं, जब हमारे पास पैसा आता है तो हम बहुत शो ऑफ करने लग जाते हैं। हम एक ब्रांड के कपड़े पहनने लग जाते हैं, एक ब्रांड की घड़ियाँ पहनने लग जाते हैं। मेरे में ये तकब्बुर, ये घमंड जो है ठुस ठुस के आ गया था। मतलब मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आदमी ऊपर से नीचे 25-30 लाख रुपए का हो। तो मैं ऐसा घमंड में जाता था और किसी से बात करता था तो सबसे, देखिए गरीब इंसान सबसे पहले ये हरकत करता है। और मैं तो वैसे ही गरीब था, और जो सोच से गरीब हो वो तो सबसे पहले करेगा। तो मैं सोच से बहुत गरीब था। तो ये जो हरकत थी, ये हरकत बहुत ज़्यादा थी मुझ में। मेरी बेगम मुझे समझाती थी तो मैं अपनी बेगम से मन मन में कहता, अच्छा अब गरीबों के दिन आए तो इस तरह की बातें याद आ गई। जब हम वैसे थे तो कोई बताता नहीं था। वो मुझे हदीस सुनाती थी कि देखो अल्लाह सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से नाराज़ होता है। मैं बोलता यार जब था नहीं तब तो किसी ने सुना ही नहीं, आज आ गया तो मुझे ही सुनाई जा रही। बहरहाल वो एक शो ऑफ था। फिर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, मेरी बेगम समझाती थी। फिर एक एक्सीडेंटल एक वाक्य आया जब मुझे समझ में आया कि ये बहुत नकली ज़िंदगी है, आदमी को उसी की लाइफ में जीना चाहिए जो ऐसा वो है। फिर वैसा वो शो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वो एक तकब्बुर, अहंकार जो है 2014 में ख़त्म हुआ। 2014 में जब ख़त्म हुआ, सादगी भरी ज़िंदगी शुरू हुई, तो सबसे पहले मैंने डिसाइड करा कि अपने घर से एसी वेसी सब बंद करूँगा। मैंने फ़ैन भी बंद कर दिया, कूलर भी बंद कर दिया गर्मी में, और मैंने अपने नल भी बंद करवा दिए। मैं पानी भर के लाता था और मैं नहाता था। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पहले जब मैं रहता था मैं ऐसी था और बहुत खुश था। उसके बाद ये जब लाइफ आई तो मैं ऐसा हो गया कि मुझे हर वक्त ऐसी चाहिए। तो मैंने बोला यार मैं ओरिजिनल वैसा हूँ, फिर ऐसा क्यों हूँ? तो वैसी ज़िंदगी के लिए एकदम 1-1.5 साल मैंने ना एसी, ना कूलर, ना फ़ैन, ना कुछ भी नहीं, बहुत सादगी भरी ज़िंदगी, और बहुत मज़ा आया। तब मुझे समझ में आया कि हालात कैसे भी हो आपको समझना होगा और आपको उससे इंजॉय करना होगा। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ आई। मगर उसके बाद मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। कुछ बड़े आर्ट वर्क हम कर रहे थे, फिर लॉस गए, काफ़ी लॉस गए। बाकी मुझे समझ में आ गया था कि सब्र रखना है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर बहुत नॉर्मल हुआ। बहुत बड़े बड़े अल्लाह का शुक्र है जो मैं कभी सोच नहीं सकता था वैसे काम मुझे मिल गए। उसके बाद मैं तकरीबन दुनिया के 40 मुल्कों में गया हूँ अपनी वर्कशॉप लेने और वर्कशॉप सिखाने। और बड़ी हैरानी की बात होती है कि जब आपका एजुकेशन 5th तक हो और आप
दुनिया की बड़ी कॉलेज में या बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप लेक्चर के लिए जाएं तो आपको अंदर से इस बात की खुशी होती है कि अगर मैं आ सकता हूं तो कोई और भी आ सकता है, तो ये कोई और वाली बात है यहाँ फील होती है। मैंने सुना उसके बाद आपने छोटे बच्चे और बहुत से ऐसे लोग जो आर्ट से बहुत प्रेम करते हैं उनके लिए फ्री वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करना चालू किया। देखिए ये भी एक सच्चाई वाला कंटेंट है। मैं वर्कशॉप नहीं लेता था, मैं खुद सीखता था। मुझे लगता था क्यों सिखा रहे हो यार, ये तो अपनी कला है, चोरी हो जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं ये मुझ में था, आप में है या नहीं मुझे नहीं आइडिया, बाकी मुझ में था यार ये अपनी कला है, ये अपना टैलेंट है, अगर यही चला गया तो फिर क्या बचे, अपन कुछ नहीं बचे। अब इस बीच की एक और कहानी है। मैंने जब वो आर्ट वर्क बनाया कील वाला, तो मैंने एक बड़ी लग्जरी पार्टी रखी जिसके अंदर कह सकता हूँ बड़े बिजनेसमैन बुलाए मैंने इंडिया से, और बड़ी लग्जरी पार्टी थी। उसमें मेरे फादर भी आए। मेरे फादर पहली बार मेरे और मेरे फादर के बीच में बातें होने वाली थी, तो मैं बहुत खुश था कि अरे मेरे फादर देखेंगे और कहेंगे बेटा तुमने तो कमाल काम कर दिया, और मैं खुशी से कहूँगा कि ये आपके लिए मैं तोहफा लेके आया, एक घड़ी लेके आया था मैं। बस ऐसे बहुत सारी प्लान था कि मैं कैसा रहूँगा, कैसा खड़ूँगा, कैसे फादर से बात करूँगा। मैंने अपने फादर को आर्ट दिखाया, मेरे फादर ने आर्ट देखा और बोला बहुत बकवास काम है यार। मैं तो ये बात जब भी मैं बोलता हूँ मेरी आंखें बड़ी नम हो जाती है, तो मैं रो दिया है और मैं बहुत देर तक रोया। तो मैंने उनसे बोला मैं क्या ये मैंने किलो से बनाई है? उन्होंने बोला हाँ ठीक है, बकवास काम है, बाकी काम में कोई दम नहीं है। मैंने बोला यार ये तो बहुत, ये मेरी फिल्म बनेगी तो विलन का रोल इन्हीं को देना है। बचपन से बहुत मारा है, और तो अब मेरी मदर आ गई। मेरी मदर ने बोला मतलब काम में दम नहीं है, तो मैं वहाँ के वॉशरूम में चला गया और बहुत रोया। मैं यकीन माना मैं बहुत रोया, और जब भी ये बात बताता हूँ तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। तो मैं बहुत रोया। बहुत रोने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया उसी वॉशरूम में कि अब यह कील वाला काम तो मैं कभी नहीं करूँगा। और अब वो पार्टी हुई, मुझे उस पार्टी में रहना था। मैं अपने क्लाइंट के पास गया अगले दिन। अच्छा उस टाइम अहंकार की लाइफ चल रही थी, मैंने बताया था ना उस टाइम एकदम। तो मैं अपने क्लाइंट के पास गया। अच्छा वो क्लाइंट जो है वो क्लाइंट से मुलाकात करवाई थी मुझे अनिल अंबानी साहब ने, तो वो दोनों साथ थे। अब भाई मैं अनिल अंबानी साहब को तवज्जो दूंगा, उन्हें क्यों तवज्जो दूंगा, है ना, जो सोच से करीब था ना। तो वो कार्ड दे रहे हैं। तो अब वो कार्ड दे रहे हैं, हम कार्ड नहीं ले रहे हैं। मैंने अपने स्टाफ से बोल दिया कार्ड ले लो, उन्हें स्टाफ को कार्ड दे दिया। उन्होंने फ़ोन लगाया, हमने बोला नहीं सर अभी बिजी हैं, फिर बाद में बात करते हैं। वो मतलब वो परेशान हो चुके थे मुझसे। उनने बोला एंड में बोला एक बार आप मेरे घर पे आए, मुझे किसी से मिलाना है। तो अब उन्होंने हमें एक कील वाला घोड़ा बनाने का ऑर्डर दिया था। फिर ये मेरे फादर वाला एक्सीडेंट हो गया। मैं अगले दिन गया उनके पास। मैंने बोला सर आईडी में थोड़ा सा चेंज है। उन्होंने बोला बताओ। अच्छा उन्हें ये डर है कि ऐसा नहीं मना कर दे कि अब मैं नहीं बनाऊंगा, मुझे ये डर है कि ये नहीं मना कर दे कि मैं अब नहीं बनवाऊंगा। मैंने बोला सर आप हॉर्स बनवाना चाहते हैं? बोले बिल्कुल। मैंने बोला सर कील के बजाय कार के इंजन से बनवाते हैं। तो बोले क्यों भाई? मैंने बोला सर कार का इंजन हॉर्स पावर का होता। उन्होंने बोला कमाल का आइडिया है। उन्होंने बोला कमाल का आइडिया। अब मैं कैसे कहूँ कि ये मेरे वालिद साहब का जुल्म है। अब वो खुश, उन्होंने बोला बनाओ। अच्छा मैं भी बोल आया बगैर सोचे समझे, क्योंकि उस दरमियान जो है मतलब मैं यकीन मानना एक भी बात सच नहीं बोलता था। मैं हमेशा अपने स्टाफ से बोलता कि मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जाता था। मैं हर बात झूठ बोलता था। तो मैंने बोल दिया। अब मैं बोल आया। अब वो मतलब फादर ने चैलेंज करा था। अब मैंने कार का इंजन का वो सामान लिया। अच्छा उनसे वादा था हमारा कि हम उन्हें 3 महीने में देंगे। 7-8 महीने हो गए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, परेशान हो गए, इधर हो गया वैसा हो गया, हो परेशान, ये एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट। 9 महीने हो गए। अच्छा उनका जब भी फ़ोन आए नहीं उनका माफ़ करना 2 बार फ़ोन आया। बोले काम कैसा चल रहा है? हमने बोला सर बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है, 25 तारीख को हम आपके यहाँ लगाने आ जाएंगे, ये सामान आप अरेंज कर लेना। वो 25 तारीख को निकले हुए भी कई 25 बार हो जाते, क्योंकि हम बने ही नहीं पा रहे थे, उसी में खोया था। फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे दुबई भाग जाना चाहिए, कम से कम बहाना होगा उनसे कहने का कि सर मैं अभी दुबई हूँ, फिर आके बनाऊँगा। मैं भागा। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। फिर मैं बहुत कॉन्फिडेंस से वहाँ से आया और अपनी बेगम से बोला कि वो हॉर्स बन गया। तो मेरी बेगम ने बोला कहाँ? मैंने कहा बोला उनकी दीवार पे लगा हुआ है।
मेरी बेगम ने बोला कहाँ? मैंने बोला आप दीवार पे आके देख लेना वो लगा हुआ। मेरी बेगम ने बोला कहाँ है? मैंने बोला दिमाग में, बाकी अब बन जाएगा। अच्छा मेरा स्टाफ भी घबरा चुका था, आधे लोग जॉब छोड़ चुके थे क्योंकि जो मीटिंग में थे उन सबको डर था कि अब पैसे हम ही को देना है, बाकी जो एडवांस लिए वो भी ख़त्म कर चुका था सारे पैसे में। अब बहरहाल वो हॉर्स लिया, तो एक दद्दू थे वहाँ पे, बहुत ख्याल रखते थे, उनका सारा काम वही देखते थे। वो उनके बॉस से बोलते थे कि ये बंदा जो भी बात बोलता है झूठ बोलता है, क्योंकि दद्दू बहुत तजुर्बेकार इंसान थे और वाकई में हर बात में झूठ बोलता था। अब मैं अपने स्टाफ से बोल रहा हूँ कि घोड़ा बनाते हैं अपन, तो सर यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सर ऊपर बताता था, सर के पास में पैर बता देता। फिर मैं अपने स्टाफ से बोलता यार पैर कैसे बनाएंगे, ये देना इससे बन जाएगा। अब मैं लगाता, हाँ हाँ ये पैर बन गया। वो दद्दू 1 दिन 2 दिन 15 दिन हो गए, दद्दू परेशान। दद्दू बोलते हैं यार सर वहाँ है तो पैर वहाँ कैसे हो सकता है, पैर तो नीचे आएगा। हमने बोला अरे हाँ यार पैर नीचे आएगा, उसे नीचे लगाओ। और वो नीचे लगाते, अब वो पूंछ कहाँ आएगी, तो बोले पूंछ भी, दद्दू बोले पूंछ पीछे आएगी। अच्छा ये मैं उस टाइम दद्दू के साथ खेलना शुरू कर दिया था, मुझे मालूम था क्या बनने वाला है, तो मैं दद्दू के साथ खेलने वाला था, क्योंकि मैं कभी पूंछ कहाँ बना रहा था, सर कहाँ बना रहा था, और सबको मैं कंफ्यूज कर रहा था, मेरी बेगम को भी परेशान कर रहा था। अब एक दिन वो साहब आ गए, बोले वाजिद भाई, मैंने बोला सर ये हॉर्स बन गया, आप देखिए वहाँ पे पूंछ है, यहाँ पे घोड़ा, और यकीन मानना वो बन चुका था। उन्होंने बोला हाँ यार नजर आ गया, कमाल कर दिया आपने, पैर दिख गया, समझ में आ गया। अब दद्दू पास में आए, कहाँ आया, तो मैंने बोला देखो वो पूंछ है। अरे बोले पूंछ वहाँ कैसे हो सकती है, पूंछ तो पीछे होगी ना। मैंने बोला हाँ पूंछ ये है। तो ये बड़ा खेलने में मजा आ रहा था। फिर मैंने उसे कवर करा, और कवर करने के बाद मुश्किल से 12 या 13 रोज के अंदर पूरा वो कार के इंजन से वो घोड़ा बना, और वो जो घोड़ा बना ना वो बहुत अलग पल था और वो अलग चेंज था। उसके बाद जी बंदूक की गोली ली, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के लिए जाने जाते हैं, बंदूक की गोली हिंसा के लिए जानी जाती। फिर बंदूक की गोली से गांधी जी बनाए, वो सारे मेडिकल इक्विपमेंट लिए जो भ्रूण हत्या में इस्तेमाल होते हैं, उससे मेडिकल इक्विपमेंट से वो बेबी का पोर्ट्रेट बनाया। इस तरीके के सारे आर्ट फॉर्म से बनाने लगे। तो अभी 6-7 महीने पहले मैं उमरा पे जा रहा था अपने फादर के साथ। मेरे फादर ने बुलाया कि यहाँ पे आओ, तो मैंने बोला जी। बोले याद है उस दिन तुमने मुझे कील वाला आर्ट दिखाया था, और मैंने बोला था कि बहुत बकवास काम है। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ। बोले अगर मैं उस दिन ये कह देता कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तो तुम वाजिद खान कील वाले कहलाते, वाजिद खान आर्टिस्ट कभी नहीं बन पाते। आप यकीन मानना मैं बहुत रोया, मैं अपने फादर को मैंने इतना चूमा, बहुत रोया। मेरे फादर बोलते कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मतलब फादर हूँ मैं तुम्हारी फितरत बचपन से जानता हूँ, मुझे मालूम है तुम किस मिजाज के हो। तो बहुत बड़ा रोल है इसमें मेरे फादर का, मेरे आसपास के साथियों का इस सफ़र में। जी अगला सवाल। कहते हैं ना आर्टिस्ट इमोशंस के बिना कुछ नहीं होता है। तो जो आपके रियल इमोशंस आज बाहर आ रहे हैं, जो दिल से निकल रहे हैं, वो यहाँ जितने बैठे हैं हर दिल को छू रहे हैं, ये मैं जानती हूँ क्योंकि मुझे ये महसूस हो रहा है। और जितनी कील गहरी जाती है किसी बोर्ड पे या किसी कैनवस पे, तो वो जो गहराई आपके आर्ट में दिखती है, मुझे लगता है वो उससे कहीं ज़्यादा गहराई आपकी बातों में है। अरे शुक्रिया। मैं बचपन से हकलाता था। अच्छा मैं ये सोचता था कि बचपन में, अच्छा देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे नाना जो हैं बहुत बड़ी शख्सियत थी। मेरे नाना स्टोरियाँ सुनाते थे, और वो स्टोरियों ने मेरी ज़िंदगी में बहुत असर किया। मैं भी चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को स्टोरियाँ सुनाएं, और वो स्टोरियों में चाहे खुशियाँ नहीं हो, हंसी नहीं हो, बहुत महानतम वाली बात नहीं हो, मगर उस स्टोरियों में सच्चाई होना चाहिए। आप सच्चाई सुनाएं, आप यकीन मानिएगा बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो ये मेरे में जो आया है, ये स्टोरी का जो है मेरे नाना से आया, दूसरी मेरी बेगम से आया, खौफ से जी। मैं वाजिद जी के लिए कुछ लाइन जहन में आई है, मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि जितनी गहरी ये बातें कर रहे हैं, हर कहानी में या हर एक सेंटेंस में एक जीने की वो कहते हैं ना, एक हमें सिखा जा रहे हैं कुछ। तो कुछ होते हैं ना जो यूं ही चलते चलते आसमान छू लेते हैं। कुछ खास दिखता नहीं इनमें, देखने में कुछ खास दिखता नहीं इनमें, पर यूं ही चलते चलते तारे तोड़ लेते हैं। कुछ होते हैं ना
जो ज़मीन पे रह के आसमान छू लेते हैं? नहीं, मैं इस बात के लायक तो नहीं हूँ और ना ही काबिल भी नहीं हूँ। मेरा मानना है कि हर एक इंसान की एक यूनिक स्टोरी है, हर एक इंसान का यूनिक स्ट्रगल है। किसी का फाइनेंशियल है, किसी का मेडिकल है, किसी का ज़हनी है, किसी का फैमिली है। हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं और ये ज़िंदगी का नाम एक स्ट्रगल है। इसे बहुत खूबसूरत तरीके से आप इस सफ़र को तय करते जाएं और कभी भी खुदा से दुआ मांगे तो दुआ में अब हम ज़रूरतें नहीं मांगते, हसरतें मांगते हैं। हम ये नहीं मांगते कि हमारी सेहत अच्छी कर देना, हमारे काम। हमारी दुआएं होती कि अब हमें कार दिला देना, और बड़ा घर दिला देना, और बड़ी कार दिला देना। तो जब भी दुआएं करें तो ज़रूरत की करें, हसरत की कभी ना करें। आपकी बातों के बाद क्या है, 2 मिनट सोचना पड़ता है कि अब पूछें क्या? क्योंकि वो इतनी गहरी होती हैं कि पहले उन्हें अपने ज़हन में उतारें कि आगे अगला सवाल पूछें। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इतनी सारे आपने पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, इतने लोगों के पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, अलग-अलग चीज़ों से बनाए हैं। आपका फ़ेवरेट पीस कौन-सा है और क्यों? देखिए, एक माँ से पूछो कि बताओ कौन सा बच्चा अच्छा है, या एक इंसान से पूछो कि बताओ आपकी इन दोनों आँख में से कौन सी आँख अच्छी है। ये बात मुझे तब नज़र आई कि एक बंदे ने मुझसे पूछा कि आपके लिए मुल्क बड़ा है या मज़हब बड़ा है। तो मैंने उसकी बेवकूफ़ी वाली इस सवाल का जवाब दिया कि मेरे लिए 2 आँख है। आप कह रहे हैं कि मैं लेफ़्ट वाली पढ़ूँ या राइट वाली पढ़ूँ, ये दोनों अहमियत रखती हैं। देखिए, सच कुछ और है और हम सच्चाई से कोसों दूर हैं। जब हम सच समझने शुरू कर देंगे तो हमें ज़िंदगी, ये लाइफ, मुल्क, ये सिस्टम सब समझ में आने लग जाएगा। एक वक्त आ जाएगा कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सब प्लान है। आपका वोट देना प्लान है, एक पार्टी का जीतना प्लान है, सब प्लान है और हम उसके हिस्सा बने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कभी इस भीड़ का हिस्सा नहीं बने तो आपकी खुद की रूह से बात करें और ख़ुद का निज़ाम बनाएं और ख़ुद पे काम करना शुरू कर दें। आप यकीन मानिएगा, मैं बहुत सारी जो सिस्टम है, जैसे मैं एक वाक्य बताऊं आपको कि मैं आप हो सकता है आप उस गहराई को समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ। अभी कुछ दिन पहले मैं बीमार हो गया था, तो मेरी बेगम ने बताया कि मैं नींद में तेज़ बुखार में भगवान भगवान बोल रहा था। तो मेरी बेगम ने बोला सही होने के बाद कि तुम जब आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो आप भगवान वर्ड यूज़ कर रहे थे। मैंने बोला सही में? बोले, उन्होंने बोला सच में, और उन्होंने वीडियो बताया। तो मैंने बोला ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं खुदा और भगवान का डिफरेंस समझ चुका हूँ। लोगों को सदियाँ गुजर जाती, इंसान ये डिफरेंस समझ ही नहीं पाता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये इतना छोटा सा फासला हमें कई नस्लें निकल गई, कई सदियाँ निकल गई, हम कभी नहीं समझ पाए। मैं बहुत खुश हुआ मेरी बेगम से और मैंने बोला कि ये तो बहुत बड़ी अल्लाह का बेपनाह करम है कि मैं अपने दर्द में, क्योंकि आप दर्द में माँ या ईश्वर इन दोनों को याद करते हो, खुदा भगवान जिसको आप यकीन करते हो, और अगर मैं भगवान को याद कर रहा हूँ तो मेरे लिए इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती और हर कलाकार में ये बात होना चाहिए। इसके पहले आप एक बात कह रहे थे, हमारी यूनिक स्टोरी और हमारी कहानी और स्ट्रगल। मुझे लगता है बहुत सारे हम ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल हमें दुनिया से करना पड़ता है और हमारी एक कहानी होती है, उसके बीच में फंसे होते हैं कि क्या मैं उस कहानी के पीछे भागूं जो मेरी यूनिक स्टोरी है, कि या जो दुनिया कह रही है या हमारे घर के लोग कह रहे हैं कि पहले लाइफ बना लो, वो करूं। तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि लोग कैसे उस सवाल का जवाब ढूंढें? मैम का, बहन का बहुत अच्छा एक सवाल है कि आप मैं इसको कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि एक वाक्य है, थोड़ा सा उसे मैंने चेंज किया कि मैं अपने फादर के साथ रियली में, सच्चाई में कब्रिस्तान गया। अच्छा, मैं गरीब सोच का इंसान तो था मगर इतना भी नहीं। जब मैं बच्चा था तो उनके साथ कब्रिस्तान गया तो मैंने उनसे पूछा कि किसकी कब्र है, तो उन्होंने बोला कि मेरे फादर ने कहा कि उनके दादा की कब्र है। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला उनके आगे किसकी कब्र है, तो उन्होंने बोला कि उनके दादा के फादर की कब्र है।
तो मैंने बोला उनका नाम क्या था? तो मेरे फादर ने कहा यार उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो मैंने मेरे फादर से बात तो नहीं बोल पाया, क्योंकि मैं उस टाइम मेरी इमेज आज भी नहीं है, खैर उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने मन में सोचा कि एक इंसान ने पूरी ज़िंदगी शायद झूठ बोला होगा, सच बोला होगा, इतनी मेहनत करी होगी, तकलीफ देखी होगी, इतनी दौलत जमा करी है, और उनके पोते के बेटे को उनका नाम पता नहीं है जो 2-3 वर्ड का होगा। मैंने बोला ऐसा काम नहीं करना, काम ऐसा करना है काम ऐसा करना कि आने वाली नस्ल याद रखे। अब मैंने बोला काम ऐसा करें। फिर मैंने अपने नाना को ये बात बताई, तो मेरे नाना ने एक बात बताई, मुझको बात बताई। बोले बेटा, नाना ने मुझे ऐसा कहा कि मैं मरना नहीं चाहता। तो मैंने अपने नाना से बोला, मैंने कहा नाना मौत तो बरहक है। बोले मौत बरहक है, बाकी मैं मरना नहीं चाहता। मरने की डेफिनेशन ये होती है कि जिस दिन आपके बारे में बात करना बंद हो जाए, आप दिखना बंद हो जाए, या आप नज़र नहीं आते हैं, तो उस रोज आप मर गए। कुछ लोग तो जीते जी मर जाते हैं, तो हमें मरना नहीं है, हमें हमेशा जिंदा रहना। आपने उम्र के इस पड़ाव पे इतना कुछ हासिल कर लिया है, एक वर्ल्ड स्टेज पे आपका नाम है, तो आपका सबसे बड़ा सपना अब क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, पहले तो मैं चाहता था पैसे कमाऊं, सच में खूब कमाऊं। तो वो मेरे दोस्त थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो अभी यहाँ पे थे, तो वो शर्मा जी हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं आज भी मुझसे, जब से मेरे शुरू से मेरे साथ है। उन्होंने बोला वाजिद भाई कुछ तो तमाशा करना होगा। मैंने बोला ठीक है, तमाशा बताओ। उन्होंने बताया तमाशा ऐसा है। मैंने बोला ठीक है। तो अब वो तमाशा शुरू किया हमने। तो तमाशे का मकसद हमारा सिखाना नहीं था, हमारी इमेज बनाना था। मैंने कहा ना कि चीज़ें आप जो देखते हैं आपको दिखाई जाती। बाकी जब मुझे समझ आया तो मैंने बोला यार ये क्या है, और ये किसके लिए? ये किसके लिए कि कुछ लोग तालियां बजाएं? ये किसके लिए कुछ अवार्ड मिल जाए? ये किसके लिए? क्या खुदा इससे खुश होगा, या खुद में कभी खुश होऊंगा? मैंने बोला ये ड्रामा नहीं करना। फिर ये ड्रामा हमारा 1.5-2 साल तक चला, और ये ड्रामा हमने बंद कर दिया। और यकीन मानना, जब तक ये ड्रामा चला कोई बच्चा आर्टिस्ट नहीं बना, कोई आर्टिस्ट नहीं बना। मैं ये ड्रामा बंद हुआ, आप गूगल पर सर्च कर लेना, किसी से पूछ लेना, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट इंदौर में है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड इंदौर में। मैं ये नहीं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने किया या वैसा किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि तमाशा बंद करने के बाद बहुत बड़ा चेंज आया। फिर मुझे एक साहब ऐसे, मैं एक साहब से बहुत नफरत करता था ना, हाँ करता था और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आज। और मैं वो इंसान हमेशा एक अलग तरह की बातें करते थे जो कभी मैं नहीं समझना चाहता। तो वो हमेशा लड़कियों के शेर व शायरी सुनाते थे, तेरे हुस्न की खुशबू ऐसी। मैं देखता यार मेरी कार की किस्त भरना है और ये हुस्न की खुशबू से नहीं निकल रहे हैं और वो आदमी आता और मैं मन में दुआ करता कि या खुदा किसी का फ़ोन आ जाए, मैं उठ के चला जाऊँ। और वो कभी जाता नहीं इंसान। एक दिन वो मुझे मुशायरे में ले गए। मैंने सोचा ये बहुत अच्छी तरतीब है, ये मुशायरे में ले जाएंगे और आज मैं इनसे झगड़ा कर लूँगा और कभी लाइफ में इस बंदे से बात नहीं करूँगा। सब प्लान कर लिया मैंने। अब मैं गया और मैंने पहली बार वहाँ पे मीर तकी मीर का शेर सुना और मैं तो रो दिया। फिर वो जो शायर थे उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के बारे में बताया। तो मैंने कहा कि बेवकूफ़, जिस दुनिया से आते, जिस मोहल्ले से आते हो उसके 4 रास्ते तो बंद है और एक है वो सुकड़ी सी गली है। कलाकार का मतलब ये नहीं कि आप पेंटिंग बनाने लग गए। कलाकार का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आप ढोलक बजाने लग गए, आप सिंगर हो गए। कलाकार का मतलब है कि आप हर चीज़ को समझने लग गए और हर चीज़ को समझाने लग गए। अब अगले ही दिन गालिब के कैरेक्टर में आ गया मैं। अब मेरी वाइफ परेशान, मेरा स्टाफ भी परेशान कि सर आपको शुक्रिया बोलना नहीं आता उर्दू का और अब आप शेर बोलेंगे, ये जुल्म ना करें सर। फिर वो दिन है कि मैं हर रोज़ उर्दू सीखता हूँ। मैं अभी संस्कृत भी किसी से सीखने जाता हूँ। मैं आपको सच बताऊँ, मेरी कार बाहर है, आप में से कोई भी साहब एक बार आए, मेरी कार में
वहीं पे फ्रंट पे डायरियाँ रखी, किताब रखी, मैं हर मोमेंट पे लिखना शुरू कर देता हूँ। अब यकीन मानना, मेरे स्पेलिंग तो जाहिर सी बात मेरी तरह से ही एक भी सही नहीं होगी मेरे नाम के अलावा, बाकी मैं फिर भी खूब लिखता हूँ, वो खूब लिखता हूँ, और ऐसा लिखता हूँ कि या तो खुद ही पढ़ सकता है या कभी कभी खुद पढ़ सकता हूँ, बाकी मैं लिखता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक रोज़ मैं लिखूँ और आप सब पढ़ें। मेरा मकसद अब ये है कि मैं खूब सीखूं, बस खूब सीखूं, खूब सीखूं। अब मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बड़ी आर्ट बनाऊं, बड़ी आर्ट बेचूं, सब तालियां बजाएं, तारीफ करें। मुझे समझ में आ गया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं सुकरात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब मुझे कुछ करना है। वैसे शुरुआत में आप ही ने कहा था कि जो लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ या मैं छोटा हूँ, वही सब बहुत बड़े होते हैं। ऐसा सुकरात ने कहा था जी। तो बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं जो खुदी और खुदा को समझ जाए वो उसके आगे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, और हम सब वेट करेंगे जो आप लिखें और हम उसको और पढ़ें, क्योंकि सुनने में अगर इतना मज़ा आ रहा है तो शब्दों में और पता नहीं आप क्या कमाल करेंगे आगे। और बिफोर वी गो एट द एंड ऑफ द सेशन में ऑडियंस से कुछ, अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है, तो अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज़। वाजिद जी, मैं आपके साथ में मैं और अफसाना आपके गृह नगर मंदसौर गए थे। जी, मैं एक मिनट आपका तारुफ सबको करा देता हूँ। ये दोनों मेरे साथी हैं। अच्छा, सवाल भी फिक्स होते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। तो आप लोगों को शक हो उससे पहले मैं ये शक क्लियर कर देता हूँ, यकीन में कन्वर्ट कर देता हूँ। साहब का मैं तारुफ कराता हूँ। साहब से पहली मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात तो अफसाना में, मतलब पहली मुलाकात हुई शायद 15 मिनट की मुलाकात थी। 15 मिनट की मुलाकात में मैंने साहब से, मुझे मोहब्बत हो गई और मैंने बोला कि अब मैंने आपको अपना, मुझे पेरेंट्स बनाने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं जब भी किसी तजुर्बेकार इंसान से मिलता हूँ तो मैं उन्हें अपना फ़ादर बना लेता हूँ। अब मेरे फादर हैं, तो साहब से वैसी मोहब्बत हो गई। थैंक यू जी। अफसाना मैम से गलती, अफसाना मैम यहाँ मौजूद है, हाथ खड़ा करते हैं, वो भी प्लान सवाल पूछेंगी। जी। अफसाना मैम से मेरी मुलाकात हुई, गलती से मुलाकात हुई, इत्तेफाकन मुलाकात हुई। मैंने कहा ना कि सब फिक्स है इस दुनिया में, तो वैसी मुलाकात हुई। फिर अफसाना मैम बहुत बड़े बैकग्राउंड से आती हैं बॉलीवुड में। फिर अफसाना मैम ने कहा कि ये मेरी लाइफ पे किताब लिखना चाहती, तो मैम से और सर से वैसा फिर हमारा एक रिश्ता बन गया। जी, सर का सवाल। मैं आपके वालिद जी से जो बात, पिताजी से बात कर रहा था, मंदसौर पे हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा था कि सब इस लड़के को पूरे गांव ने नकार दिया। फिर आपसे मालूम पड़ा, पिताजी से मालूम पड़ा कि मौलाना भी आपके नाम से बहुत चमकते थे कि ये कहीं आसपास मस्जिद की बात में भटकना नहीं चाहिए। बड़े शैतान थे आप। पर फिर मेरे पिताजी से कहा कि आपने कुछ तो देखा होगा इस लड़के में। तो उन्होंने कहा ये जब गेंद को मैं टप्पा खिलाता था बचपन में मेले में, तो गेंद ऊपर नीचे होती, तो ये बहुत ध्यान से देखता था। दैट वॉज द ओनली पॉजिटिव विच आई गॉट इट फ्रॉम योर फादर। तो वो टप्पा, वो एक मेरा एक सवाल है कि वो गेंद अब रुकी है टप्पा खाना है, अभी तक और टप्पे खा रही है, वो मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब मैं मामू के साथ में हम लोग जावरा में खाना खा रहे थे, तो आपने एक थोड़ी देर पहले ये कहा था कि मैंने अपने एसी वेसी सब बंद कर दिए थे और वापस मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में चला गया। ठीक है। मामू के साथ में जब खाना खा रहा था तो मामू ने कहा कि साहब इसको हम पगला बनाते थे, पूरे काले पीले कपड़े ग्रीस लगा देते थे और इसको जावरा की सड़क पे छोड़ देते थे, और वहाँ 50 ट्रक बताऊँ बीच में खड़े हो जाते थे, 50 ट्रक इधर खड़े हो जाते थे, और ये पागलों के तरीका घूमता था। आप वापस उस ज़िंदगी में एक बार वो रिपीट करना चाहेंगे जैसे आपने एसी बंद किए थे? मेरे दो सवाल, गेंद कहाँ तक टप्पा खा रही है? जी हाँ, पहला गेंद वाला था, दूसरा ये था। जी नहीं, अच्छा, तो मैं इसलिए कि मैं सवाल भूल जाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक बार मेरे साले साहब आए, 2 साल बाद वो मेरे घर पे आए, शादी के बाद। वो लंदन में रहते, तो मेरी बेगम ने ये कहा कि आप उनसे बहुत तमीज़ से बात करना, धीरे आवाज़ में बात करना, इतना ही बैठना, इतना ही बोलना, सब ट्रेनिंग दिया। मगर मेरी बेगम ने ट्रेनिंग दिया था मुझे 20 मिनट तक के टाइम का। उस साले साहब और हम ज़्यादा बैठ गए। अब साले साहब ने मुझसे पूछ लिया कि आपके वालिद साहब कैसे हैं? मैंने बोला अच्छे हैं। भाई अच्छे हैं? कितने भाई हैं? मैंने कहा इतने भाई हैं। क्या करते हैं? बोले यही काम करते हैं। बहन क्या करती हैं? बहन की शादी हो गई। खामोश हो गए वो। फिर मैंने उनसे पूछा आप कितने भाई हैं? उन्होंने मुझे देख के बोला इतने भाई हैं। क्या करते हैं? उन्होंने भाइयों के बारे में बताया। मैंने बोला बहन कितनी? बोले 2 बहन हैं।
क्या करती हैं? बोले शादी हो गई। मैंने कहा कहाँ? बोले बड़ी की दुबई। मैंने बोला छोटी वाली की? बोले इंदौर। तो वो 20 मिनट की जो ट्रेनिंग थी वो यहीं तक थी। आप यकीन मानना, वो अंदर गए और मेरी बेगम से बोले, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये बंदा नशा करता है। तो इसलिए मैं भूल जाता हूँ। तो पहला सवाल टप्पे वाली बॉल, दूसरा मामू का। वो टप्पे वाली वो जो बॉल है, मैं बचपन में जब छोटा था तो मैं ऐसे देखता था, ऐसे देखता था। सब मुझे पागल समझते थे, क्योंकि मैंने कहा कि वो एक सोसाइटी है। वो बॉल आज तक नहीं रुकी, वो कभी नहीं रुकेगी। क्या बात। मेरा मानना है बेस्ट आर्ट बनना बाकी है, बेस्ट कंटेंट लिखना बाकी है, बेस्ट मूवी बनना बाकी है, बेस्ट लोग आना बाकी है। वो चलती रहेगी, चलती रहेगी। दूसरा सवाल, ये रियल स्टोरी है। तो मैंने बताया कि मेरे मामू और सब 6.5 फीट प्लस हाइट के हैं, और काफ़ी ननियाल में काफ़ी बड़ी फैमिली है। सबकी आंखें भी मेरी जैसी है और हरकतन भी सब मेरे जैसे ही हैं। तो गर्मियों की छुट्टी में होती थी तो मैं गैरेज पे काम करता था। तो मेरे मामू ये बोलते थे कि गन्ने का ट्रक होता था, उसमें से गन्ने ये लोगों को खाना होता था। तो ये बोलते थे कि कोई रोड जाम कौन कर सकता, जो जाम करेगा उसको हम 5 गन्ने देंगे, उसका काम है रोड पे खड़ा होना। और ये महान काम के लिए मुझसे अच्छा तो इंसान कोई हो ही नहीं सकता था। तो मैं क्या करता था, ग्रीस लगा के ये सब लगा के और रोड पे पागलों की तरह खड़ा हो जाता, ये सब गन्ने निकाल लेते, फिर उसके बाद मैं हट जाता। तो ये जो सिलसिला था, ये इस सिलसिले को मैंने बहुत जिया। कुछ लोग कमेंट पास करते थे, कुछ हॉर्न बजाते थे, कुछ गाली बकते थे, मगर मैंने एंजॉय किया कि इस दुनिया में अगर रहना है तो बेवकूफ़ बन के इस दुनिया को देखते रहो। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आपको आता है, उस दिन आप कुछ नहीं है। जिस दिन तक है कि आपको कुछ नहीं आता, उस दिन तक आप बहुत कुछ हैं। एक आखिरी सवाल फ्रॉम द ऑडियंस, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। सर, आपके इस पूरी जर्नी में चर्चा में आपके पापा, आपके मामा, आपकी बेगम का चर्चा बहुत आया। आपकी इस जर्नी में आपकी अम्मी किस नज़रिए से देख रही थी, इसकी चर्चा बहुत कम आई। तो आप जो सामने देख रहे हैं वही पूरी मेरी माँ है। मेरी माँ मेरे कपड़े आज डिसाइड करती है कि मुझे क्या पहनना है, मेरा खाना डिसाइड करती है, मेरी बातें डिसाइड करते हैं। ये परवीन साहब यहाँ बैठे हैं, आप भी हाथ खड़ा कर दीजिए। एक वाक्य छोटा सा, आप समझ सकते हैं। परवीन साहब वेटिफिट कंपनी के मालिक हैं। कल की बात है ना, तो कल मैं आपके ऑफिस में गया अपनी बेगम के साथ, और भाई ने ये बोल दिया, बोले मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। तो अच्छा, मुझे मालूम था क्यों नाराज़ है। तो इन्होंने कहा कि आपने मुझसे दोस्ती कम कर दी, इसलिए मैं बहुत नाराज़ हूँ। अब मेरी बेगम सीरियस हो गई। मेरी बेगम ने 2 बार मुझे समझाया कि मैं इनसे माफ़ी मांगूँ। मेरी बेगम ने बात मेरी वालदा को बता दिया। अब मेरी वालदा बहुत सीरियस बार बार आके बोले फ़ोन लगाओ, माफ़ी मांगो, ऐसा क्यों हो गया, वो बच्चा आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो आपको बहुत ख़ास मानता है अपना। तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया, मैसेज करा टेलीग्राम। मैंने बोला मैं फ़ोन लगाऊंगा, परवीन भाई करके बात कर लेना, मैं माफ़ी मांगूंगा और बोल देना कोई बात नहीं वाजिद भाई, होता है, ये तो ऐसे मजाक में कहा था। सब बात हो गई। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया, मैंने बोला भाई वाजिद बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं उस बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मेरी दोस्ती कमज़ोर हो गई। तो उन्होंने बोला बिल्कुल लग रहा है, और अगली बार ऐसी हरकत की तो ऊपर से फेंक दूंगा। अब मेरी वालदा टेंशन में और बोले मैंने बहुत दिल पे लिया, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ और मैं बहुत सीरियस हूँ। मैंने मेरी वालदा से कहा मैंने किसी और को फ़ोन करा है, ये वो नहीं है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या खौफ होगा मेरी मदर का। तो मेरी मदर बचपन से लेके आज तक, मैं घर से जब पैसे लेके भागा था, वो 1300 रुपये भी उन्हीं ने दिए थे। वो आज भी मेरी सारी बातें सुनती, सारी बात समझाती हैं। मुझे लगता है कि अगर मेरी लाइफ में ये कुछ लोग नहीं होते जो मेरे बहुत कुछ हैं, अगर ये नहीं होते तो शायद, मुझे नहीं लगता है। अच्छा, कोई भी आदमी बड़ा जब बनता है ना, तो वो अपनी चीज़ों से बड़ा नहीं बनता, उसके आसपास बहुत बड़े लोग होते हैं जो उसे बहुत बड़ा बनाते हैं। मुझे लगता है सवाल बहुत अच्छे हैं। एक दो सवाल की और गुंजाइश है जी, प्लीज़। वाजिद भाई, ये कलाकारों के साथ बहुत होता है, जो आगे करियर भी परसिस्ट होता है, कि कोई भी एक आर्टिस्ट होता है, चाहे फोटोग्राफर हो, राइटर हो, फिल्म मेकर हो, तो जब वो काम ढूंढने जाता है कहीं भी, तो उससे एक सवाल पूछा जाता है कि अच्छा आप फोटोग्राफर है या आर्टिस्ट ले लेते हैं,
आप आर्टिस्ट हैं या प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं? हम काम प्रोफेशनल आर्टिस्ट को, तो ये जो डेफिनेशन होती है प्रोफेशनल आर्टिस्ट और आर्टिस्ट के बीच में, आपके हिसाब से इनमें क्या डिफरेंस है? साहब का बहुत अच्छा सवाल है। ये ज़िंदगी में हर एक इंसान को फेस करना होता है। मैं एक बहुत गहरी बात बताता हूँ। मैं जब आर्ट बनाता हूँ तो मैं 3-4 लोगों से पूछता हूँ, सिर्फ उसके अलावा किसी की बात कभी नहीं सुनता हूँ। सबसे पहले अपनी सुनता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी सुनता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी सुनता हूँ। जब आर्ट बन जाता है तो मैं अपनी वालदा को, अपनी बेगम को और कुछ छोटे बच्चों को दिखाता हूँ और उन बच्चों की बातें मैं सुनता हूँ कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, ताकि मेरा अनकॉन्शियस ब्रेन एक साइकोलॉजी की समझ सके कि एक बच्चा वो देख के क्या महसूस कर रहा। हम क्या करते हैं, हम दिखाते हैं अपने दोस्त को, दोस्त देख के कहते हैं अरे वाह साहब इतने खूबसूरत लग रहे हैं आप, मज़ा आ गया। अब ओवर कॉन्फिडेंस में रिश्ता लेके पहुँच जाते हैं, फिर वो रिश्ता कैंसिल हो जाता, तकलीफ होती। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अपना काम जिसे दिखा रहे हैं ये जज कर लें आप कि उस बंदे में समझ है या नहीं है। आप समझ गए? दूसरी बात, उनके कमेंट पे आप यकीन ना करें। उन्होंने कह दिया अच्छे तो आप अच्छा ना माने, ख़राब है तो ख़राब ना माने। तीसरी चीज़ मैं सबको कहना चाहूँगा कि हमारी लाइफ में एक प्रिंसिपल है जिसे बोलते हैं गोल्डन रेशो। गोल्डन रेशो पे मैंने काफ़ी रिसर्च करी है। अगर आप लोग गोल्डन रेशो समझ गए तो मेरा मानना है कि हर एक इंसान फोटोग्राफर बन सकता है, हर एक इंसान आर्टिस्ट बन सकता है, हर एक इंसान खूबसूरत दिख सकता है। हमें हमारी ज़िंदगी का जो प्रिंसिपल है गोल्डन रेशो का, वो समझना है। तो मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि आप किससे मशवरा ले रहे हैं वो बहुत डिपेंड करता है। तो कभी भी क्लाइंट अच्छा कहे, बुरा कहे, सवाल करें तो उसे कभी भी माइंड ना करें। थैंक यू वेरी मच। वो कहते हैं कि कुछ शेर पहले लिखे जाते हैं और उन्हें सच ज़माने बाद कोई शख्स पैदा होके करता है, और वो शेर आप पे बिल्कुल सही, आपने सच साबित करा है कि खुद ही को कर बुलंद दिखना कि खुदा भी बंदे से आके पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है, और इसको आपने सच कर रख दिखाया है। और मुझे लगता नहीं है कि ऑडियंस यहाँ से उठना चाहती है कि पर, लेकिन हमारी अगली कड़ी का प्रोग्राम भी तैयार है और आपकी बातें इतनी रुचि से इन सब ने सुनी है, तो इन सब के लिए एक बार ज़ोरदार तालियाँ। और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और हमसे बातचीत करने का।